हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो कि आपकी जो तैयारी है वो सीटेट के लिए वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये जो हमने सीटेट दिसंबर 2023 के लिए जो सीरीज चलाई है, ये उसमें चैप्टर नंबर 3 है। ये मैं आपको बता देती हूँ कि हम क्लास 8th की पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं। पहले हम पॉलिटी खत्म करेंगे, देन ज्योग्राफी, और देन उसके बाद हम हिस्ट्री करेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ कि अभी तक मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करा दिया है। डेली सुबह मॉर्निंग में 11 बजे आपकी क्लास होती है रोज़। आप डेली उस क्लास को देख सकते हैं। आधा घंटे की वीडियो होती है और उसमें मैं एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देती हूँ। अगर आप उस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपका काफ़ी हद तक डेली अगर आप उसे देखते हैं तो आपका जो सिलेबस है वो धीरे धीरे कवर अप होता जाएगा। क्योंकि आपको एक चीज़ इस बार का, अगर जिन जिन लोगों ने 20 अगस्त का एग्ज़ाम दिया था उनको ये तो समझ में आ गया होगा कि अब सीटेट का एग्ज़ाम उतना ईजी नहीं है कि आप 10 दिन में पढ़ें, 15 दिन में पढ़ें और आपका एग्ज़ाम निकल गया। क्वेश्चन ही इतने घुमा फिरा के पूछे गए हैं कि अभी जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था संविधान का, उसमें से मैंने 20 अगस्त के क्वेश्चन पेपर में 4 क्वेश्चन देखे हैं, सिर्फ एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी और उससे नेक्स्ट वीडियो में, एक दो वीडियो में, मैं आपको 20 अगस्त के जितने भी इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस डिटेल में समझाऊंगी। तो आपको फिर समझ में आएगा कि एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ना, उसको समझना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको एक बार चैप्टर समझ में आ गया, आपका एक बार एनसीईआरटी का बेस तैयार हो गया, तो आपको कोई इजी नहीं रहे, सब कुछ आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि लैंग्वेज में आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, आप सीडीपी में मार्क्स गेन कर सकते हैं, लेकिन अगर बात आती है एसएसटी की तो उसमें मार्क्स गेन करना काफ़ी मुश्किल है। आपको लगेगा कि हाँ ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जब आप उसको देखेंगे बाद में समझेंगे कि ये तो गलत था। तो उसी के लिए तो ये हमारी डेली 11 बजे की क्लास होती है। आप इस क्लास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, या जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन तक शेयर करिए। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, अपनी एनसीईआरटी की स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और 6th और 7th की ऑलरेडी पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी देख सकते हैं, वहाँ से आप उन चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, संसद तथा कानूनों का निर्माण। मैं आपको बता देती हूँ कि ये चैप्टर्स काफ़ी लेंदी हैं और हम एक ही वीडियो में इन चैप्टर्स को कवर करेंगे, तो हो सकता है 5-6 मिनट की आपकी वीडियो थोड़े लेंदी हो जाए। तो लेकिन अगर इसको आप एक फ्लो में कंप्लीट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे संसद और कानूनों का निर्माण, कि संसद क्या होती है और किसी भी कानून का निर्माण किस तरीके से होता है। कि अगर हमें कोई न्यू लॉ पास कराना है तो हम उसे कैसे करते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है, ये सब कुछ आप इस चैप्टर में आज समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था जहाँ पे जनता का शासन होता है, जनता अपनी सरकार को चुनती है, तो हमें इस बात पर गर्व है। अब इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद करती है। इसी आधार पर भारतीय संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से आगे आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये हमारी संसद की यहाँ पर इमेज दी हुई है। दिल्ली में अभी न्यू संसद भी बनी है, अगर आपने उसकी इमेजेस देखी हो या आपने विजिट करा हो वहां पर। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था हमारा भारत। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों को की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। मतलब उस टाइम पे जो ब्रिटिश सरकार का शासन था उससे लोग बहुत डरे डरे रहते थे, और वो जो गवर्नमेंट बहुत सारे डिसीजन लेती थी उससे भी लोग बहुत असहमत होते थे। लेकिन वो इन फैसलों की आलोचना तो करते थे,
लेकिन उसके लिए उन्हें भारी खतरों का सामना भी करना पड़ता था। मतलब अगर किसी ग्रुप ने कोई डिसीजन उनका पसंद नहीं है और वो उनके अगेंस्ट बोलते हैं तो वो उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित भी करते थे, मारपीट भी उनके साथ करते थे। लेकिन जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसने ये स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे पेश करने लगे। ये बिफोर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, मतलब स्वतंत्रता से पहले की ये बात हो रही है कि उस टाइम पे क्या टाइम था। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी दे दी थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी। मतलब जितने भी राष्ट्र के लोग थे उन्होंने बहुत ज्यादा ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर डाला कि भाई नहीं, हमें भी उसका मेंबर होना है, हमें भी बजट के बारे में पता होना चाहिए, हमें भी आप विधायिका के हिस्सा बनाइए। तो ये क्या किया, उन्होंने प्रेशर में आकर ये चीज फिर करी। लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया और ना ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, हर किसी वयस्क को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया और ना ही जो वो निर्णय ले रहे हैं उसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ये भी रहा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। अब स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। स्वतंत्र संघर्ष के सपने और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण कर लिया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार है। मतलब जितने भी वयस्क नागरिक हैं 18 ईयर्स से जो बड़े होते हैं उन सभी को वोट देने का अधिकार है। मतलब वो वोट देकर अपनी सरकार को, अपने नेता को चुन सकते हैं। लोग और उनके प्रतिनिधि, ये क्या है अब, सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। मतलब जो भी अगर कोई भी गवर्नमेंट बन रही है, लोकतंत्र बन रहा है, तो उसकी एक सोच होनी चाहिए। उसके लिए जो व्यक्ति है, जो नागरिक है, वो सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ पर ये बात हो रही। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? जैसा कि आपने पढ़ा है कि मंजूरी देने का सबसे सही तरीका चुनाव होता है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। एक चुनाव होते हैं, उसमें लोग अपने प्रतिनिधि को वोट डालकर चुनते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है और जो दूसरा समूह होता है वो संसद बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहते हैं। मतलब जो जनता चुनती है, जो वो समूह होता है, उसी एक समूह को क्या बोला जाता है? उसी समूह को बोला जाता है संसद। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। क्या करती है? जो सरकार बनती है ये उसको मार्गदर्शन भी करती है, उसको गाइड भी करती है और उसको कंट्रोल भी करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं? चुनाव करते हैं, सभी वोट डालते हैं और सरकार को चुनते हैं। प्रतिनिधि का यह विचार क्लास 6 और 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, मतलब जो 6 और 7 क्लास की पॉलिटी है, उसमें ही चैप्टर्स आपको डिटेल में मिल जाएंगे। और वो चैप्टर्स मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आप इस बात से पहले ही परिचित हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधि का चुनाव किस तरीके से किया जाता है, जो कि अपने लास्ट की क्लासेस के चैप्टर्स में पढ़ा है कि किस किस स्तर पर किस किस तरीके से चुनाव किया जाता है और कैसे प्रतिनिधियों को चुना जाता है। अब यहाँ पर ये चीज दोबारा रिपीट कराई गई है, ये आप अपनी से अच्छे से पढ़ सकते हैं और एक बार समझ सकते हैं। ये जो है ये न्यू संसद है, हमारी संसद की इमेज यहाँ पर दी हुई है। अब ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि भारतीय संसद देश की सर्वोच्च
कानूनी निर्मात्री संस्था है। इसके 2 सदन होते हैं, कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 245। इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। और देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। और लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 545 सदस्य होते हैं। और इसकी जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि संसद की क्या भूमिका होती है। आजादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। मतलब हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधि करती है। तो उसके पास बहुत सारी पावर्स है क्योंकि उनको जनता का प्रतिनिधित्व करना है, मतलब जनता ने उनको चुना है, तो अब जनता की तो सुननी पड़ेगी। लोकसभा के लिए भी उसी तरीके से चुनाव होते हैं जिस तरह राज्यसभा के लिए चुनाव होते हैं। अब लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग है, आपको समझ में आ गया। लोकसभा के सदस्य अलग होते हैं 545, राज्यसभा के सदस्य अलग होते हैं और उनके चुनाव भी अलग होते हैं। तो जो प्रक्रिया विधानसभा के लिए होती है वही लोकसभा के लिए होती है। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं, जैसा कि आप पेज नंबर 41 पर आप देखेंगे। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति संसद को भेजा जाता है। अलग अलग एरियाज डिवाइड कर दिए जाते हैं, वहां से एक सदस्य को निर्वाचित किया जाता है और फिर उसको संसद में भेज दिया जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं और जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो कौन होते हैं? अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं, उनके ही वो होते हैं। अब इस तालिका के माध्यम से आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से राजनीतिक दल कौन कौन होते हैं और उनके निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या है और किस तरीके से उनको चुना जाता है। एक ये यहाँ पर इमेज दी हुई है और एक ये यहाँ पर है। इसमें है कि 15वीं लोकसभा की चुनाव का जो परिणाम आया था उसमें कौन से दल को कितनी सीटें मिली थी। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद एमपी कहलाते हैं। जब इलेक्शन हो जाते हैं और फिर ये उम्मीदवार चुन लिए जाते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? एमपी, जिनको क्या हम बोलते हैं? सांसद। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। जब ये सांसद एकदम अलग अलग क्षेत्र से चुन लिए जाते हैं तो इन सबको मिलाकर ही सांसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। अब संसद तो बन गई, अब संसद को क्या क्या काम करने हैं ये अब हम पढ़ेंगे। अब उसमें सबसे पहले आ जाता है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। ये क्या है? भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा हो गई और लोकसभा हो गई। लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। एक सूची बनाएंगे, उसके बाद उनको पता चलेगा कि किस राजनीतिक दल के कितने कितने सदस्य डिवाइड हुए हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्रदान करना होगा। मतलब अगर कोई चाहता है कि भाई हमारी सरकार बननी चाहिए तो जितने भी उसके सदस्य हैं उसमें उसे बहुमत मिलना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं, 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। अगर 272 सदस्य होते हैं तो ही आपकी उसमें बहुमत में सरकार बनेगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। और संसद में बहुमत करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। मतलब जो इसके मेंबर होंगे वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं है वो क्या कहलाएंगे? वो विपक्षी दल कहलाया जाता है। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसे कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करते हैं जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसले लागू करते हैं। मतलब और भी प्रधानमंत्री के साथ और भी मेंबर्स होते हैं जो उनको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। और ये मंत्री कौन कौन से होते हैं? स्वास्थ्य मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गया या डिफेंस मिनिस्टर हो गया। तो ये जितने भी होते हैं ये जो सरकारी काम होते हैं उनका जिम्मा संभालते हैं। हाल ही में सालों में काफी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। मतलब अगर सरकार बननी है तो बहुमत मिलना बहुत जरूरी है, तभी सरकार बनेगी। इस टाइम जैसे कि बीजेपी की सरकार है तो उनको बहुमत मिला है, इसी वजह से आज उनकी सरकार है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को बहुमत नहीं मिलता तो सब मिलकर एक गठबंधन की सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करना शुरू कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं ये क्या है।
ये केंद्रीय सचिवालय की दो मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरी का नॉर्थ ब्लॉक है। इसका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं, और दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है जहां वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित है। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित है। चलिए, यहाँ पर उनकी इमेज दी हुई है। अब राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन भी करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं और राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि ये चैप्टर क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा है। संसद क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, उनके क्या क्या कितने कितने मेंबर्स होते हैं। अगर आपको सरकार बनानी है तो आपको बहुमत चाहिए होगा, कितनी सीटों पे आपको बहुमत मिलेगा ये आपने अभी तक समझ लिया है। और जो सरकार होती है वो क्या क्या काम करती है, संसद के क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या होता है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल का मतलब क्या होता है कि उसमें सबसे पहले एक क्वेश्चंस की लिस्ट जो होती है वो दिखाई जाती है और उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके माध्यम से क्या होता है कि जो संसद होती है वो सरकार के कामकाजों के बारे में जानकारी हासिल करती है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या काम कर रही है। इसके जरिए वो कार्यपालिका को भी नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। मतलब जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो उससे पता चलती है कि गवर्नमेंट की क्या क्या गलतियां हो रही हैं, क्या क्या कमियां रह गई हैं। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। इससे उनको भी क्या पता चलता है, जनता की जो राय होती है उसको उन्हें जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी संसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। मतलब किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। मतलब ऐसे ही नहीं कोई भी सवाल खड़ा कर सकता है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। मतलब जितने भी विपक्षी दल होते हैं आपने देखा होगा वो ही हमेशा क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। मतलब वो क्या करते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट की नीतियां होती है, जो कार्यक्रम करे हुए हैं, उनमें जितनी भी कमी है वो उनको सामने लाते हैं और जो अपनी नीति होती है उनमें जन समर्थन जुटाते हैं। मतलब लोगों का सपोर्ट वो इकट्ठा करते हैं। अब यहाँ पर एक है जो संसद में क्वेश्चन पूछा गया होगा उसका एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। उनको पता चलता है कि क्या चीजें हो रही है, क्या कमियां हो रही है, किस तरीके से और आगे वर्क करना है और इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का मुख्य आयाम भी होता है। होप तो आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा चैप्टर। अब आगे चलते हैं कि जो भी नए कानून होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। आपने देखा है कि बहुत नए नए कानून आते हैं, कभी कोई कानून बन गया है या कभी कोई कानून बन गया, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से वो कानून बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर SDG गोल दिया हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसका ये गोल नंबर 5 है, जेंडर इक्वालिटी। ये सारे गोल्स भी आपको पता होने चाहिए। SDGs जितने भी हैं वो 17 है, 17 गोल्स हैं और इनका जो कंप्लीट होने का टाइम है वो 2030 है। मतलब 2015 से ये स्टार्ट हुए हैं 2030 तक के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ नहीं पता कहाँ से क्या चीज क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि आपको इसके हर बुक के चैप्टर में कोई ना कोई गोल जरूर मिलेगा। अब स्टार्ट करते हैं।
कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। किस तरीके से आगे बढ़ती है वो हम जानते हैं। सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह की किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको उस चीज की जरूरत होती है, वो उसके लिए आवाज उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। आइए देखें कि घरेलू हिंसा का एक सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनने की प्रक्रिया क्या थी। अब इसमें एक कानून बना था घरेलू हिंसा के लिए। वो कानून किस तरीके से संसद तक पहुंचा, किस तरीके से वो कानून बना, ये हम अब जानेंगे। जब कोई परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट, भावात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया है। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाती हैं जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। अब यहाँ पर एक इमेज दी हुई है। अब आपको इस इमेज को समझना है। ये आपस में सब बातें कर रहे हैं और जैसे जैसे ये इमेज आपके खत्म होगी तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये पूरा मामला संसद तक पहुंचा। चलो मैं इसको एक बार आपको समझा देती हूँ। अरे साजिया, आज का अखबार पढ़ा तुमने? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है। परिवार तो सबके लिए ही अच्छा है। देखो देखो ना कुसुम, इस कानून को बनने में कितना वक्त लग गया। बल्कि पहले तो हमें नए कानून की जरूरत ही साबित करनी पड़ी। ये दोनों महिलाएं हैं जो संगठन की सदस्य हैं और एक दूसरे से बात करती है। मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है। मैंने अभी तक किसी से ये बात नहीं कही है। मुझे शर्म आती है पर अब बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। ये इस तरीके से कुछ महिलाएं आपस में बातें कर रही हैं। कुछ पुलिस के पास जाती हैं, लेकिन वो चाह रही हैं कि जो उनके घर का मैटर है वो भी बाहर नहीं आना चाहिए। तो ये सबकी आपस में बात करी जा रही है। तो कई महिलाओं की वो आपस में बातचीत को सुनते हैं, समझते हैं, उसको लिखते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या होती है ये यहाँ पर बताई गई है और उसके लिए उन्हें आर्थिक मदद भी दी जानी चाहिए। ये भी इनका एक पॉइंट होता है। अब ये क्या करती हैं, ये चाह रहे हैं सब लोग कि जो घरेलू हिंसा है उसके ऊपर एक नया कानून बनना चाहिए। अब वो कानून कैसे बनेगा? तो इस विधेयक में कोई भी वो बात नहीं है जो हमने सुझाई थी। हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं। साथ ही कंप्यूटर पे एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सकें। तो ये इंटरनेट के जरिए उस चीज को स्टार्ट करती है। अब क्या होता है, संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यगण, वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। हम घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं है। मतलब जो उन्होंने परिभाषा दी थी घरेलू हिंसा की, वो उससे सहमत नहीं थे, तो वो अपनी तरफ से एक कुछ कहना चाहते थे। तो इस कानून में बच्चों की कस्टडी, अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो रखे जा रहे हैं। अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह एक नया कानून क्या है, ये पहला कानून है जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है या घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा पेश की गई है। यह एक दीवानी कानून है जो कि करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियां, माओ, बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिलेगा। दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी। अब इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। अब यहाँ पर उसका प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से ये हुआ। पहले क्या था, राज्यसभा तक पहुंची, राज्यसभा से वो लोकसभा में पेश किया गया। उसके बाद कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया। मतलब जो उनकी मांगी थी उनको एक्सेप्ट कर लिया। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया और 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हो गया। कब लागू हुआ वो? 2006 में। मतलब सबसे पहले वो राज्यसभा को जो सिफारिश थी वहां दी गई, फिर वो लोकसभा में पेश करी गई। उसके बाद वो उन दोनों की समिति से ज्यादा जो इनकी मांगे थी वो सब स्वीकार कर ली गई, तो संसद के सामने उसे पेश किया गया। अब जब दोनों सदनों की मंजूरी हो गई, संसद के पास वो पहुंच गया, उसके बाद उसको उसकी स्वीकृति के लिए उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं मतलब वो कानून पास हो गया। तो 2006 से घरेलू हिंसा महिला कानून हुआ था।
अब यह कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून एक साझी मकान में रहने वाले महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं। महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता भी प्राप्त कर सकती हैं। अब एक और लंबा सफर शुरू होता है। हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें सचमुच लागू किया जाए। हमें सब तरफ नजर रखनी होगी। हमें महिलाएं, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित भी करना होगा। ठीक है, अब ये उस कानून की बात हो रही है। जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह के संघर्ष करती है, इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज्यादा बेहतर है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ होता है जो बचा सके। तो यहाँ पर एक इमेज भी इसकी बनाई हुई है। चलिए आगे देखते हैं। इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम होती है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज बहुत मायने रखती है। यह आवाज टेलीविजन रिपोर्ट, अखबारों, संपादकों, रेडियो प्रसारणों, आम सभाओं के जरिए सुनी या व्यक्त किया जा सकता है। मतलब जो आपका मुद्दा है, जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं कि हमारी बात सरकार तक पहुंचे, तो उसके लिए आपको ये बहुत सारे एक तरीके से वेज है, तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपनी बात कह सकते हैं। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। मतलब टीवी हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गया, रेडियो हो गया, इस तरीके से क्या होती है, सरकार अपनी बात जनता तक पहुंचाती है और एक ट्रांसपेरेंसी आती है। मतलब एक पारदर्शी तरीके से वो उस काम को करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। अब ये क्या होता है, आइए अब एक और स्थिति पर विचार करते हैं। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो कि बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। मतलब एक इस तरीके का कानून पारित हो जाता है जो कि लोगों को रास नहीं आता, लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, उनको समझ नहीं आता है, इसलिए लोग उसकी आलोचना भी कर देते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं भी करते हैं, अखबारों में लिखते हैं, टीवी चैनलों पर रिपोर्ट भेजते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया या संसद ने कोई लॉ पास करा, लेकिन वो लोगों को नहीं पसंद आया, तो लोग अपनी बात को अब उसके खिलाफ, मतलब जो उनकी असहमति होती है उस कानून के प्रति, उसको वो व्यक्त भी कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। चाहे वो टीवी चैनलों पर रिपोर्ट भेजें या कोई जनसभाएं करें, ये उनके तरीके होते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी उस कानून को पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ जाता है। जब लोग इस तरीके से करते हैं तो संसद के ऊपर भी एक प्रेशर होता है कि हाँ, उस कानून के बारे में वो दोबारा सोचे। उदाहरण के लिए नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी हैं, तभी तो लोग आसानी से फुटपाथ पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि पटरी और फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को जरूरी चीजों और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलता पूर्वक पहुंचाते हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। लिहाजा अगर आप कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है तो दूसरे समूह की उपेक्षा करता है, तो उस पर विवाद खड़ा होता है और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है, तो वह उसमें संशोधन कर सकती है और उसे रद्द भी कर सकती है। मतलब अगर आपको कोई कानून पसंद नहीं आया है या आप चाहते हैं कि उसके ऊपर दोबारा सुनवाई हो, तो आप अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। और अगर उस अदालत को ऐसा लगता है कि भाई हाँ ये ठीक नहीं है, तो वो उसमें कुछ मतलब थोड़े से चेंजेस भी करके उसको पेश कर सकती है या उसको रद्द भी कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि आपने क्या पढ़ा था। जैसे कि आपने कानून के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा था कि भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध एवं उनकी आलोचना करता है। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे लोग और समुदाय दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को खत्म करवाने के लिए संघर्ष किए। क्लास 7th की बुक में आपने पढ़ा था कि रोजा पार्क्स नामक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी जिसने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था, और वहीं से जो उसका आंदोलन था वो शुरू हो गया था, जो कि सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों और अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे तय थे।
यहाँ तक कि सड़कों पर भी दोनों समुदाय की जगह अलग अलग होती थी। रोजा पार्क्स का यह इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी और इसी के बाद नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हो गया था, जिसने 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया था। इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है, ये रोजा पार्क्स हैं जिन्होंने ये सब किया था। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। मतलब अगर आप इसी देश के नागरिक हैं, आपने सिर्फ वोट दे दी और आपका रोल वहीं पर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इसके बाद हमें अखबारों, अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर हमें नजर रखनी चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या रूल्स निकाल रही है, क्या लॉ पास कर रही है, कब कहाँ पर क्या चेंजेस हो रहे हैं, सांसद क्या कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हमें उनकी आलोचना भी करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात का सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी, जितने उत्साह से वो जुड़ेंगे, उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। मतलब ये नागरिकों के ऊपर है कि आपको सरकार से जुड़ने के लिए उसके ऊपर जो वो कर रहे हैं उस पर टाइम टू टाइम देखते रहना चाहिए कि अब कहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके से आप न्यूज़ के जरिए उससे जुड़ सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म होता है, चैप्टर नंबर 3। होप सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक भी करिए और डेली मॉर्निंग में 11 बजे हमारी क्लास हो रही है। ये हमारा पॉलिटी का 8th क्लास की पॉलिटी का चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। इससे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड जो 20 अगस्त को एग्जाम हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, किस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे, नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो करेंगे। इस पूरी बुक में 8 चैप्टर्स हैं, ये हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम अपना ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। चलिए, अगर वीडियोस अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।